हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्ज़ाम 24/7 पर। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है 31 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है लेखपाल का। उस लेखपाल की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और उसके आगे आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो पेट का एग्ज़ाम है लेखपाल का। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनको एलिजिबल माना गया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा पेट में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं। सभी लोग पेट 2022 का फॉर्म भर रहे हैं और उसका पेपर उनको देना है। तो अगर आपको इसके लिए अच्छी तैयारी करनी है तो आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाने चाहिए। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है। हम आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट देंगे अलग अलग सब्जेक्ट का। इस प्रैक्टिस सेट में आपके 60 प्रश्न है, जो कि 18 सितंबर में आने वाले ऐसे ही प्रश्न आने वाले होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो इसको आप पूरा देखेंगे, शुरू से अंत तक आप पूरा वीडियो देखिए और इस पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और भी नोटिफिकेशन और भी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, सही और ऑथेंटिक जानकारी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और आप लोगों के लिए एक और जरूरी सूचना है, अगर आप लोग पेट 2022 का फॉर्म भर रहे हैं, पेपर आप देने जा रहे हैं, तो आपको पेट 2022 के लिए सरस्वती प्रकाशन की बुक जरूर लेनी चाहिए। इस बुक में आपको जो है लगभग 2100 प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे, 14 आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 2 वर्षों के आपको गत वर्ष जो पुराने वर्ष हैं उनके पत्र मिल जाएंगे, 5 प्रश्न और आपको अलग से मिल जाएंगे। तो ये बुक एक अच्छी किताब है, आपको मार्केट से इसको जरूर परचेस कर लेना चाहिए। इसमें जो है व्याख्यात्मक हल अच्छे से दिया गया है। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पे आप मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कुछ और पढ़ा हो, क्योंकि आपका पूरे प्रैक्टिस सेट से इसको हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है हम आपको करा रहे हैं, केवल हिंदी का यहाँ पर अलग करके, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, आवृत्ति शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, आवृत्त शब्द एक ऐसा शब्द है, ये कई बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो आप देखेंगे तो विमोचित नहीं होगा, आच्छत्र नहीं होगा, परिच्छिन्न भी नहीं होगा, परिच्छिन्न भी नहीं होगा, और अनावृत। आवृत का क्या होता है, अनावृत। एकदम सीधा सीधा आपको याद करने में भी आसानी है। आवृत का आपको क्या हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए, जिसमें आप देखेंगे तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें आपका क्या हो जाता है, घोटक है और घोड़ा, ये तीनों आ जाते हैं। इनके अलावा भी तुरंग और वाजी, तुरंग और वाजी भी इसी का है। तरंग, ये आप तो तुरंग और तरंग से यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन के लिए किस तरह क्वेश्चन दिया गया, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट पूछेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं आप तुरंग और तरंग में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जबकि तरंग जो होता है, ये लहर, जो लहरें चलती हैं पानी में, तो लहर जो होता है उसका जो है तरंग पर्यायवाची शब्द है, ना कि घोड़े का। घोड़े का तुरंग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 49, सोहन लाल त्रिवेदी जी की रचना कौन सी इसमें से नहीं है। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इनमें से हैं। तो अब इनमें उर्वशी जो है वो सोहन लाल त्रिवेदी जी की रचना नहीं है, बल्कि ये जो रचना है ये दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है वो रचना है। तो आपके लिए क्या हो गया कि इसमें 3 रचनाएं आपको, भैरवी, युगाधर और पूजा गीत, ये 3 जो है सोहनलाल त्रिवेदी की रचनाएं हैं। ये भी आपको यहाँ आसानी से याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आप देखेंगे तो इसमें वधु, लघुत्तर और विद्यार्थी दिया गया है। इसमें सही उत्तर जो आपका है वो शुद्ध होगा, क्या होगा, लघुत्तर होगा। लघुत्तर भी नहीं होगा, वधु भी नहीं होगा। वधु होता है विद्यार्थी में, आप देखेंगे तो विद्यार्थी ये वाला ध्यान लगता है, तब जाके विद्यार्थी लिखाता है, ठीक। तो ये भी इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लघुत्तर। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए एक पैसेज दिया गया है, ये आपका पूरा गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पूरे गद्यांश को पढ़ना है, फिर इस गद्यांश के आधार पर इसमें उत्तर आपको देना है। तो अगर हम चाहें तो गद्यांश को जल्दी पढ़ भी सकते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद आप उत्तर देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो हम एक बार इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। गद्यांश, यदि हमारे विश्व स्वस्थ हैं तो निश्चित मानिए कि हम भी स्वस्थ हैं। हमें तो प्राणवायु उन्हीं से मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या उन्हें देते हैं, वे बदले में ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे स्वास्थ्य और हर बिंदु ऑक्सीजन की उपलब्धता का अनुप्राणित है। भले ही यह बात हमें कल्पना लोक से की लगती है, लेकिन यह वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी रखती है कि इस रत्ती भर भी संदेह नहीं, गुंजाइश नहीं है कि यदि हमारे आसपास वृक्षों की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर नहीं उठाया तो निश्चित मानिए कि हमें अपने स्वास्थ्य के लंबे समय तक स्वस्थ रखने की गारंटी प्राप्त कर ली है। और अगर करते हैं तो वृक्षों की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छिपा है। कहा जाता है कि स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, और क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ देश की रचना करता है। कुत्सित विचारों वाले अपना जीवन तो चला सकते हैं, लेकिन स्वस्थ समाज और देश नहीं चला सकते, ठीक है। तो करोड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य के लिए वही चिंतन और मनन सजन कर सकता है, जो व्यर्थ के लालच, लोभ, षड्यंत्र से मुक्त हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई अनुचित दबाव ना हो, ठीक है। तो इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन 5 क्वेश्चन का यहाँ पर हमको आंसर देखना है कि 5 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखने जाएंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य वृक्षों पर निर्भर करता है, क्योंकि
वृक्षों पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर है करता है, क्योंकि क्या वो हरियाली देते हैं इसलिए, क्या फल देते हैं इसलिए, क्या छाया देते हैं, ये तीनों तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है, तो देते ही देते हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस तरह के आंसर्स होते हैं, आप किसी को लगेगा हरियाली देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, तो ये तीनों तो देते ही देते हैं वो, ये तो हमारे लिए एडिशनल है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वो है प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 52 कि स्वस्थ रहने की गारंटी है क्या है, लालच से दूर रहना, क्या स्वस्थ रहने की गारंटी है? नहीं। दुनिया में समस्त पेड़ों की रक्षा करना, क्या यह स्वस्थ रहने की गारंटी है? हो सकती है। सी, अपना जीवन मर्जी से जीना, क्या स्वस्थ रहने की गारंटी है? ये भी नहीं होगा। स्वस्थ रहने और जीवन मर्जी से जीने का कोई आपस में संबंध नहीं है। अगला आपका आंसर जो है वो है अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा करना, ये हो सकता है। तो दुनिया के समस्त पेड़ों की रक्षा आप करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे सही है इसका सटीक आंसर क्या होगा आपके पैसेज के हिसाब से भी अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा करना, इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपका आता है कि 53 नंबर, गद्यांश में किस बात की वैज्ञानिक प्रमाणिकता की बात कही गई है? तो आप अगर इस गद्यांश में देखने जाएंगे तो इसमें पहला जो ऑप्शन क्या दिया है, वृक्षों की रक्षा का जिम्मा सबका है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, पेड़ देशज की रक्षा करते हैं, सभी लोग सौहार्द से रहें, ये तीनों चीज़ें तो इसमें दी ही गई हैं। लेकिन इनके अलावा जो गद्यांश में वृक्षों की रक्षा की जिम्मेदारी संबंधित जो प्रामाणिकता कही गई है, वो वृक्षों की रक्षा का जिम्मा सबका है, इससे संबंधित कहा गया है इस गद्यांश में। आप पूरे गद्यांश पर पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या आता है 54 नंबर क्या है वो, मतलब अगला क्वेश्चन आपका है, एक स्वस्थ मन किससे ज़्यादा मूल्यवान होता है? तो आपने पहले ही पढ़ा था कि एक स्वस्थ मन जो है वो हजारों सोने के सिंहासन से ज़्यादा मूल्यवान होता है। ये इस गद्यांश के हिसाब से आपको जो आंसर्स देने हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल आंसर आपको सही देने हैं, आपको जो गद्यांश आपने पढ़ा था ना, उस गद्यांश में जो चीज़ें दी गई उनके अनुसार आपको पहले आंसर देना है, तो उन्हीं के अनुसार आंसर देना ही है। इसलिए जो है दुनिया में सभी खूबसूरत वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, धरती के अमूल्य रत्नों से, फलदार वृक्षों से, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। इस गद्यांश के अनुसार हजारों सोने के सिंहासन से बड़ा होता है एक स्वस्थ मन। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाता है, कुत्सित विचारों वाले क्या नहीं कर सकते? तो जो कुत्सित विचारों वाले लोग होते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं? तो वो अपना जीवन तो चला सकते हैं परंतु समाज और देश नहीं चला सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि अपना जीवन तो वो चला सकते हैं लेकिन समाज और देश वो नहीं चला सकते। इसका सही आंसर इस गद्यांश के अनुसार बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और गद्यांश दिया गया। आप कहेंगे बार बार आप सिर्फ गद्यांश करवा रहे हैं। आप ये मान लीजिए गद्यांश से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आसान नहीं रहता इसको करना। 10 में से मान लीजिए आप 10 के 10 में से आप 9 कराते हैं तो बड़ी बात होती है, क्योंकि आप लोग क्या कर पाते हैं पता है, आसान लगता है लेकिन लोग 10 में से 5 ही सही कर पाते हैं। दोनों आप मिलाएंगे 5 या 6 ही हो पाता है, 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से उतनी जल्दी आप इसको लगा लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं अगले गद्यांश से पढ़ लेते हैं फटाफट। मतदान युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अधिकार है, लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व है, इसके माध्यम से वे अपने लिए उचित सरकार का चयन करते हैं। यह अधिकार उनके अधिकारों के प्रति सजगता का परिचायक है। इसका प्रयोग कर वह स्वयं और देश के भविष्य को विकास गति प्रदान करते हैं। उनके लिए मतदान के कारण ही एक पार्टी सरकार बनाती। देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश के मतदाता दिवस का जागरूकता के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। गांव आदि में तो फिर भी लोग वोट देने के लिए चले जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, गांव आदि में लोग चले जाते हैं, पर हमारे और कथित शिक्षित सभ्य समाज में चुनाव से अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाते लोग चुनाव में। देश में चुनाव आयोग या सरकार केवल चुनाव के आयोजन तक ही अपनी भूमिका अदा कर सकता है, परंतु यदि हम ही अपने इस अधिकार के प्रति उदासीन रहेंगे तो प्रजातंत्र की पुष्टि होने की संभावना कम होगी। आज देश में मताधिकार के अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि तकनीकी के क्षेत्र में इंटरनेट आदि द्वारा मतदान करने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। मतदान न करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा इस गद्यांश का मानना है। इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी के आधार पर, इस गद्यांश के आधार पर, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार युवाओं के लिए क्या है? तो स्वच्छ जीवन, छोटा परिवार या अच्छा परिवार। तो इस गद्यांश के अनुसार जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो युवाओं के लिए क्या है, वो मतदान अधिकार, इसको उनको प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको याद भी होना चाहिए, आपका जीएस का भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी, 26 जनवरी के एक दिन पहले, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसके एक दिन पहले हम लोग मतदान दिवस भी मनाते हैं। हम लोग आते हैं प्रजातंत्र मजबूत होगा। किससे मजबूत होगा? मताधिकार द्वारा। अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, सही प्रयोग करते हैं और हमेशा करते हैं, तो मताधिकार का प्रयोग करने से प्रजातंत्र मजबूत होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, मतदान न करने वालों के प्रति सरकार चुनाव आयोग को क्या रवैया होना चाहिए? इस गद्यांश के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है, वो अपने अनुसार नहीं देना है, उन पर जुर्माना
लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, गद्यांश का शीर्षक स्पष्ट करें। कि ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो आपको गद्यांश का जो शीर्षक है वो युवाओं के लिए मतदान का अधिकार होगा, देश के प्रति सजगता, मतदाताओं की जागरूकता। देखिए ये भी हो सकता है, अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, समाज की सक्रियता। इन दोनों को तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये हो सकता है मतदाताओं की जागरूकता। लेकिन इससे ज़्यादा सॉलिड क्या है, युवाओं के लिए यहाँ बात करी जा रही है, तो युवाओं के लिए मतदान का अधिकार। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं जो कि संधि का क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन हम लोग संधि, पर्यायवाची सब करेंगे, फिर से 2 गद्यांश करेंगे। फिर से इस तरह से हम लोग आपको यहाँ पर लगभग हम आपको यहाँ 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और देखिए कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है जो अक्सर पूछते हैं तो आपसे बनता नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें जो है अस्तित्व का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अस्तित्व का जो शुद्ध संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका ए, अस्थिधन्त्व। अगला क्वेश्चन आपका 39 है, जिसमें से यह है निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर कोकनद हो जाएगा। कोकनद आपका जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि नीरद आपका जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द आपका नीरद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अस्थावर का विलोम शब्द चुनिए। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। अस्थावर का विलोम शब्द उल्टा क्या होता है, जंगम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, मतलब अगला क्वेश्चन आपका है, अवधि का समश्रुत भिन्नार्थ क्या होगा। समश्रुत का मतलब होता है समान सुनने में जो लगता हो, अवधि। तो अवधि होता है समय के बारे में कहा जाता है, समय एक समय काल, इतने दिन से इतने दिन के बीच की अवधि बोला जाता है, ये वो अवधि है। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ अर्थ नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा भिन्नार्थ, अर्थ इसका भिन्न होगा, लेकिन समश्रुत सुनने में सही समान कौन सा लगता है, ये अवधि होता है जिसको पढ़ते। लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ते नहीं कि अवधि यानी कि 1300-1200 ईस्वी की अवधि में। ठीक है, लेकिन पढ़ने में हम लोग अवधि जो भाषा होती है उसको भी अवधि ही पढ़ते हैं, समश्रुत। लेकिन अवधि एक भाषा का नाम है, ये एक समय को काल का नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 42 नंबर। यानी कि उपर्युक्त में जो शुद्ध वर्तनी दी गई है वो कौन कौन सी हैं। आप देखेंगे इस प्रश्न में तो इसमें जो है द्वैवार्षिक जो है वो शुद्ध वर्तनी है। इसका द्विवार्षिक ही लिखना है, हर जगह द्विवार्षिक ही दिया गया है, लेकिन सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वैवार्षिक। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फिर से एक पैसेज पर। फिर से आपको लगेगा हम पैसेज करा रहे हैं, पैसेज को आप करें, आप बार बार पैसेज करें, पैसेज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आपका पैसेज है, पूरे पैसेज को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न हम डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका है वो है कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक जो है, उपर्युक्त जो गद्यांश है उसका सबसे उपयुक्त सबसे सही शीर्षक कौन सा होगा। तो आप पूरा गद्यांश पढ़ के आप खुद से भी एक बार कैलकुलेशन निकालिएगा कि इसका जो सही शीर्षक निकलेगा वो आपका ऑप्शन बी निकलेगा, अनुशासन की संकल्पना। अनुशासन के बारे में इस पूरे गद्यांश में बताया गया है। तो अनुशासन की संकल्पना की गई है, कैसा अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन की क्या परिभाषा होनी चाहिए, किस तरह से नियमों को अनुशासन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके उसी गद्यांश के ऊपर है कि अनुशासन से अभिप्रेरित है, अनुशासन से अभिप्रेरित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसका जो होता है कि व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन करना, इसी को अनुशासन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इस गद्यांश के प्रतिपाद्य कि मनुष्य को, इस गद्यांश का प्रतिपाद्य है कि मनुष्य को, इसका प्रतिपाद्य है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को जो है वो सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, उसी को अनुशासन कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो है, आदिकाल के मानव प्रसन्न नहीं था। इसी गद्यांश में दिया गया है सामाजिक नियम उनके साथ सही नहीं थे, उनका अनुशासन सही नहीं था, इसलिए दिया कि आदिकाल का मानव प्रसन्न नहीं था। क्यों नहीं प्रसन्न था, क्योंकि उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था, जिसको जैसे मन कर रहा था वो वैसे जी रहा था। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है, गद्यांश में अव्यवस्थित और अनुशासनहीन शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है, कैसे व्यक्ति से है। इसमें जो है आपका आशय जो है वो है जो किसी व्यवस्था को ना माने, ऐसे व्यक्ति को अव्यवस्थित और अनुशासनहीन कहा जाता है। इस गद्यांश में जो कहा गया है उसके अनुसार। ये तो हो गया एक गद्यांश आपका। ठीक है, फिर एक गद्यांश और आपके लिए है कि समय प्रकृति को दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है। यहाँ समय के बारे में किया गया है कि कोई उससे उत्तम धन नहीं है, समय सदा सदुपयोग करना चाहिए, बीता उसमें कभी लौट के नहीं आता। इससे संबंधित इसी तरह का पूरा एक गद्यांश है। आप इस पूरे गद्यांश को ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस गद्यांश के आधार पर दिए गए उनको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, उनको आप इसको आसानी से देख लीजिए और समझ में आ जाएगा आपको कि इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस अवतरण का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा
वो क्या होगा कि समय का बलवान, समय बड़ा बलवान होता है, समय के ऊपर इसमें दिया गया है कि समय। और अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है कि समय का मूल्य कब पहचाना जाता है, तो विपत्ति काल में, जबकि प्रॉब्लम में होता है तो समझ में आता है कि उसके साथ कितने दोस्त खड़े हैं, कितने दुश्मन खड़े हैं। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन आपका है कि समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं होता है, तो कभी भी वो निराश नहीं होता है, उसको निराशा का सामना नहीं कर पाता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर किससे, आपका 51 नंबर का जो आंसर क्वेश्चन है वो है समय किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है, तो समय जो है वो आपका प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है। ठीक है, जो कि इस गद्यांश के अनुसार आंसर है। आपको गद्यांश के अनुसार ही आंसर देना है, बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको इस गद्यांश के अनुसार ही सारे आंसर जो हैं वो देने होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि जीवन में कुछ लोगों को किस बात का पछतावा होता है, तो जीवन में कुछ लोगों को असफल होने का पछतावा होता है, कि शिकायत होती है कि समय नहीं था, कि वे कामना करते थे काश मेरे पास कुछ समय और होता, तो वह व्यक्ति जो है वो समय निकलने पर जाने पर पछताता है, असफल होने पर पछताता है समय बीत जाने के बाद। अगला क्वेश्चन आपका है कि दुत्तर में कौन सी संधि है, दुत्तर शब्द में कौन सी संधि है, दुत्तर शब्द में आपका विसर्ग संधि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है ऋजु, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा वक्र, इसका विलोम जो है वो वक्र हो जाएगा। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, ऋजु मतलब होता है सीधा। और इसमें अगर हम देखें तो सरल का विलोम कठिन होगा, सीधा का विलोम जो है वो उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपका इंदु होगा। ठीक है, कमल का जो है वो सरोज होता है। अगला क्वेश्चन आपका युगवाणी निम्न में से किसकी रचना है, देखिए यहाँ पर रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आगे आ सकता है। तो युगवाणी जो है वो पंत जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है युगवाणी। और पंत जी की और भी अन्य रचनाएं हैं जिनको आप यहाँ पर जान लीजिए, वीणा, ठीक है, पल्लव और आपका उत्तरा, चिदम्बरा, कला, बड़ा चाँद, ये सब जो है वो पंत जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेठ रामलाल ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा और कृपा है, वाक्य में कैसी अशुद्धि है। अब इस पूरे वाक्य में जो है एक अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है उस चीज़ को आपको यहाँ पे पकड़ना है, किस टाइप की अशुद्धि है, वचन अशुद्धि, संज्ञा विशेषण या आपका पुनर्समति, किस तरह की अशुद्धि इस वाक्य में दिखाई गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है उपरोक्त वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि आपको दिखेगी। इस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, हवा की दृष्टि से भी अच्छा स्थान था, महात्मा जी का साथ भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद हुए हूँ। उन्होंने कई बार कहा कि मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा वह कैद न कर सकी। जिस प्रकार पीड़े में पक्षी को त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार के कैद से अपने शरीर को छोड़ा और वह स्वतंत्र हो गई। और उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली पड़ गई और हिंदुस्तान पर कई हुकूमतें कमजोर हुई। फिर यहाँ पर दिया, कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही चिकित्सा करनी पड़ती है, और कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा कि यह नहीं होगा। इन दो ही वाक्यों में जो है अपना फैसला सुना देती थी। तो इसका जो आपका क्वेश्चन है, इस पूरे पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। पैसेज तो हमने पढ़ लिया है, तो अब हम लोग क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो सुविधाओं के बीच भी कैद होने पर उनके विचार किससे नहीं सहा जा रहा था, कस्तूरबा गांधी से ही, कि सुविधाओं के बीच कैदी होने का विचार उनसे नहीं सहा जा रहा था। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, वे अपनी स्वाद स्पष्टवादिता किस प्रकार प्रकट कर देती थी। देखिए, ये आपको पैसेज बड़ा अजीब लग रहा होगा, इसके आंसर से बड़े अजीब लग रहे होंगे, तो ये आप इसको ध्यान से करें। ऐसे अगर पैसेज आ गए तो आप फंस जाएंगे एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुझसे यही होगा या यह नहीं होगा। इस प्रकार से वो चीज़ों को प्रकट कर देती थी। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि आगा खां महल में क्या सुविधाएँ थी, उन पर उनके बजाय कैदी को क्या पसंद था। ठीक है, उन सुविधाओं के बजाय जो है आगा खां के इन सब खाने पीने की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी वहाँ गांधी जी का सानिध्य था, पर कैदी की इन सुविधाओं के बजाय सेवाग्राम की कुटिया ही उनको पसंद थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कैदियों को कैदी और सेवाग्राम की कुटिया उन्हें पसंद थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि उनकी मुक्ति को अंग्रेज शासन पर क्या असर पड़ा। तो उनकी मुक्ति से अंग्रेज शासन का जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत में, उनकी हुकूमत हिंदुस्तान में जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी।
अगला आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 75 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक क्या होगा, बड़ा अजीब सा है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक जो होगा वो कस्तूरबा गांधी है और कोई शीर्षक नहीं उनके ऊपर बताया गया है। तो कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि जिनसे ऊपर कहा गया होता है उस पूरे गद्यांश का शीर्षक वही होता है, तो कस्तूरबा गांधी इस गद्यांश का शीर्षक है। यहाँ पर दूसरा गद्यांश आपका दिया गया है, समय बहुत मूल्यवान होता है, वह बीते गए जाए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कभी उसे वापस नहीं ला सकता है। तो इस पूरे पैसेज में समय के बारे में बताया गया है कि 1 मिनट का विलंब छूट जाए, गाड़ी छूट जाए तो वो खड़ी नहीं होती चली जाती है। आजकल कई विद्यालयों में देरी होने पर विद्यालय में प्रवेश भी करने में नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से दिया गया है कि समय की क्या उपयोगिता है, आप उसको समझें, उसका कद्र करें, उससे संबंधित ये पैसेज है। और उस पैसेज पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि उपर्युक्त गद्यांश से कीमती किसे माना गया है, तो समय को माना गया है उपर्युक्त गद्यांश में। 76 नंबर का ऑप्शन जो है वो सी आपका हो जाएगा, ठीक है। 77 में क्या दिया गया है आपको, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि जिसने समय की कद्र करी है उसी के साथ सुख हमेशा रहा है, ठीक है। 78 आपका क्या हो जाएगा, सेकंड के 100वें हिस्से का पदक कौन सा चूक जाता है। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से कौन चूक जाता है, तो जो खिलाड़ी होते हैं वो सेकंड के 100वें हिस्से से भी अगर हो जाए तो ऊपर एक दोनों खिलाड़ी जिसमें मामूली अंतर का पदक गंवा देता है, वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई हो। इनसे पूछिए सेकंड के 100वें हिस्से का क्या महत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपका, छात्रों को समय की कद्र करने का क्या लाभ होता है। अगर छात्र समय का कद्र करते हैं, समय से रहते हैं, तो छात्रों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि क्योंकि इस जीवन की कद्र करने और अपने जीवन को लक्ष्य पा सकते हैं आसानी से उनको जो है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वे मेधावी बन सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगला आपका 80 नंबर है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। जो आपके ऊपर गद्यांश है उसका सही शीर्षक क्या होगा, तो आप खुद जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इसका शीर्षक होगा समय का मूल्य। यहाँ समय के मूल्य के बारे में बात की जा रही है, कितना मूल्यवान समय है, किस समय अगर निकल गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फिर से हमें 2 गद्यांश मिलेंगे। 2 गद्यांश के बाद फिर कुछ क्वेश्चन हमको जो है पर्यायवाची और इन चीज़ों को मिले। गद्यांश आपको बहुत ज़्यादा कराए जा रहे हैं, आप इससे घबराएं नहीं, आपके एग्जाम में एक गद्यांश आने वाला है, इसलिए गद्यांश आपको कराया जा रहा है। गद्यांश आपको एग्जाम में बहुत 2 गद्यांश मिलना ही मिलना है हिंदी में। तो परिश्रम मानव जीवन का वह हथियार है जिसके बल पर भारी से भारी संकट पर भी जीत हासिल की जा सकती है। परिश्रम वह गुण है जिसे अपना लेने पर व्यक्ति दुख मिट जाते हैं और परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। यह कभी बेकार नहीं जाता। संसार परिश्रमी व्यक्तियों को लोहा मानता है और परिश्रमी लोगों को संसार के बड़े बड़े कारनामे कर दिखाएं। वे बाधाओं से लड़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति कर लेते हैं। किसान और मजदूर अनथक परिश्रम करते हुए, ठीक है, संसार को भोजन, वस्त्र और आवास प्रदान करते हैं। व्यापारी और पूंजीपतियों को श्रम से देश का रोजगार व नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। तो हर कोई अपनी अपनी जगह मेहनत करता है, देख रहे हैं। जिन लोगों को परिश्रम की पूजा माना है, संसार उनकी पूजा करता है। जीवन की दौड़ में श्रम करने वाला विजयी होता है, लेकिन आलसी हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए हमेशा परिश्रमशील कर्मठ बने। परिश्रम से भाग्य को बदला जा सकता है, ठीक। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, वो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा वो स्पष्ट कीजिए। तो आप देख के लग रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि परिश्रम का महत्व, उपर्युक्त जो गद्यांश है परिश्रम के बारे में कहा गया है, तो परिश्रम का महत्व इसका शीर्षक होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि संसार को भोजन, वस्त्र, आवास प्रदान करते हैं, तो कौन लोग प्रदान करते हैं, जो कर्मठशील और परिश्रमी होते हैं। देखिए, किसान, मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, ये सब प्रदान करते हैं। तो कौन प्रदान करते हैं, ये सभी ये होंगे तो और भी लोग ना, जो आलसी किसान, आलसी मजदूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कौन प्रदान करता है, हमको कर्मठशील और परिश्रमी जो लोग होते हैं वो हमें संसार से ये चीज़ें प्रदान करते हैं। ऐसा इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, इसलिए अपना दिमाग में लगाना। पैसेज में क्या दिया गया है, किसान और मजदूर हमें संसार में भोजन और वस्त्र प्रदान करते हैं। तो हमेशा पैसेज के हिसाब से हमें आंसर देना है। देखिए, आप लोग यहाँ पे भ्रमित हो सकते हैं, ऐसे आंसर आपको नहीं देने, आपको देना है जो पैसेज दिया है उस पैसेज के अनुसार क्या आंसर सही होगा वो आंसर यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। 33 नंबर आएगा, संसार में बड़े बड़े कारनामे किन लोगों ने किए हैं। तो आपको जो संसार में बड़े बड़े कारनामे हैं परिश्रमी लोगों ने किए हैं, जो परिश्रम करता है। अगला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जीवन की दौड़ में विजयशील होने का मूल मंत्र क्या है। जीवन की दौड़ में अगर आप विजयशील होना चाहते हो, इसका मूल मंत्र है श्रम करना। अगर आप श्रम करेंगे तो आप विजयशील होंगे, विजय आपको जरूर प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि देश में आगे बढ़ने और देश में नए नए रोजगार का सृजन करने का श्रेय वो है किसको दिया जाता है। तो इसमें भी देखिए आपका आंसर जो है व्यापारी और पूंजीपतियों को आपके पैसेज में दिया गया है, तो वही आंसर यहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ पर एक पैसेज और दिया है, समय के ऊपर दिया गया है कि समय के ऊपर एक पैसेज है, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सीधे पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, मैसेज आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो 36 नंबर आपका है कि सदा जीवन में सदा संपन्न और प्रसन्न संतुष्ट कौन व्यक्ति रहता है। तो जीवन में जो व्यक्ति जो है समय का सदुपयोग करता है वही संतुष्ट और प्रसन्न रहता है पैसेज के अनुसार, और सच में यही होता भी है। 37 नंबर आपका है क्या, समय के सदुपयोग का महत्व ए और बी, निजी व्यक्तित्व जीवन को सही करता है और सार्वजनिक जीवन दोनों में जरूरी
होता है। समय का सदुपयोग अत्यधिक आवश्यक है। कहाँ कहाँ पे आवश्यक है, तो वो विद्यार्थी जीवन में आवश्यक है इस आपके जो पैसेज है उसके अनुसार। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, समाज के अगुआ पूज्य प्रदर्शक कौन बनते हैं? तो समाज के अगुआ और पूज्य प्रदर्शक वो लोग कहते हैं समय के महत्व को समझने वाले लोग होते हैं। ठीक। उपर्युक्त गद्यांश में शीर्षक क्या होगा उसको स्पष्ट कीजिए। तो शीर्षक आपका साफ साफ है कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, वो इसका शीर्षक होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे शुद्ध वाक्य संबंधित है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें 4 वाक्य दिए हैं। नदी किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, क्या सही है? नहीं। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, क्या ये सही है? इसको भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि छात्र को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अगला आपका आता है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, तो ये आपका सही आंसर है, इसमें कहीं पे कोई त्रुटि नहीं है। अगला आपका, साधनों का विकास करने होंगे, साधनों के विकास करने होंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब गलत होंगे। आपका सी जो है ये सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला आपका है कि निम्न में पर्यायवाची शब्द आपको, अतिथि का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा है वो चुनना है। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द अभ्यागत है। अगला क्वेश्चन आपका है, अनाथ का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर अनाथ का विलोम शब्द आपको चुनना है कि अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनाथ का विलोम शब्द आपका होगा सनाथ। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी संधि जो है वो स्वर संधि का भेद नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए, इसको याद भी होना चाहिए आप लोगों को कि इसमें जो है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तीनों आपके स्वर संधि के स्वर से संबंधित होती हैं। विसर्ग संधि आपकी जो है वो स्वर संधि से संबंधित नहीं है। विसर्ग संधि जो है वो स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के अन्य भेद जो हैं वो यड़ संधि और अयाद संधि भी होते हैं। इन दोनों के अलावा 5 भेद होते हैं। ठीक। तो ये आपके हिंदी के इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, आपके लगभग 60 क्वेश्चन हो गए, आप इनको कर लिए। आपको इसमें पैसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, पैसे आपको हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। पैसेज को आप अच्छी तरह से लगाएं, पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। उसमें कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं। आप मान के चलें आपके अगर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं पैसेज से आते ही आते हैं, तो ये 10 में आप 5 या 6 ही कर पाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जो कि सही होना चाहिए। इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको लॉजिक और प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितना देखेंगे, उतनी जल्दी आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, आसान हो जाएगा पैसेज लगाना। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट देखें। अगला प्रैक्टिस सेट आपको कल देखने को मिलेगा। इन सारे प्रैक्टिस को आप लगातार लगाएं, इससे आपका अभ्यास बनेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इससे प्रैक्टिस कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।